गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 19 दिसंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली सरपास्ड अफगानिस्तान कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम इन 2023 अकॉर्डिंग टू UNODC। तो UNODC मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के मुताबिक कौन सी कंट्री है जो अब दुनिया की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर हो चुकी है ओपियम की, और फाइनली अब इस कंट्री ने भी सरपास कर दिया है अफगानिस्तान को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज म्यांमार। म्यांमार जो है बन चुकी है दुनिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम 2023 में, और इसी के साथ इसने सरपास कर दिया है तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान को, क्योंकि यहाँ पे पॉपी के कल्टिवेशन को बैन कर दिया था तालिबान रूलर्स ने। तो अगर हम UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की रिपोर्ट की बात करें तो म्यांमार ने प्रोड्यूस किया लगभग 1080 मेट्रिक टन्स ऑफ ओपियम इस साल, इससे हीरोइन बनता है। और मीनवाइल अफगानिस्तान में ये जो ओपियम का प्रोडक्शन था ये 95% से कम हुआ है बेसिकली, और इन्होंने प्रोड्यूस किया सिर्फ और सिर्फ 330 टन्स ऑफ ओपियम। ओके, रीज़न क्या है? क्योंकि तालिबान रूलर्स जो हैं अफगानिस्तान में उन्होंने पॉपी के कल्टिवेशन को बैन किया था, सेइंग की ये अन इस्लामिक होता है। और जो एक्सपेंशन है इलीगल ओपिएट इकोनॉमी का इन म्यांमार, वो किस वजह से है? बिकॉज ऑफ ग्रोइंग इनस्टेबिलिटी एंड कन्फ्लिक्ट इन द कंट्री सिंस द 2021 को। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा ओपियम कौन सी कंट्री में प्रोड्यूस होता है, तो आंसर है म्यांमार। ओके, चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली devalued इट्स करेंसी पेसो अगेंस्ट डॉलर सिग्निफिकेंटली रिसेंटली? कौन सी कंट्री है जिसने अपनी करेंसी पेसो को डिवैल्यू करा है अगेंस्ट द डॉलर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने डिवैल्यू करी है अपनी करेंसी पेसो को, और जो इनका एक्सचेंज रेट है वो अब है 381 to 391 पेसोज पर US डॉलर टू 800 पेसोज पर डॉलर। ठीक है, तो ये जो शार्प डिवैल्यूएशन है ये पार्ट है इनके इमरजेंसी मेजर्स का, जिसको कि अनाउंस किया था अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने, जिससे कि जो स्काई हाई इन्फ्लेशन चल रहे थे वहां पे उनको कंट्रोल किया जा सके। इसी वजह से ये स्टेप लिया गया है। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जिसने अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया है हाल ही में? आंसर है अर्जेंटीना। Which African country announced to construct its first utility scale geothermal energy independent power producer? कौन सी अफ्रीका की कंट्री है जिसने अनाउंस किया है कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे अपना पहला यूटिलिटी स्केल जियोथर्मल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर? तो ये है आंसर जिम्बाब्वे। ठीक है, पॉल लिंच हु रिसीव द 2023 बुकर प्राइज इज फ्रॉम विच कंट्री? अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको बैक टू बैक कई बार रिवाइज करा चुकी हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया और आप गलत करके आए तो ट्रस्ट मी, आई विल नॉट लीव यू। मेरी बेइज्जती मत कराइएगा एग्जाम में कि इतनी बार पढ़ाने के बाद भी अगर आपको क्वेश्चन वहां पे नहीं आया या आप गलत चूज करके आए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि जो बुकर प्राइज का क्वेश्चन है ये बहुत फेवरेट है, वनडे एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसको बार बार इंक्लूड करती हूँ जिससे कि आपकी याद दहानी हो सके। तो 2023 का बुकर प्राइज किसको मिला है? नाम जरूर याद रखिएगा, पॉल लिंच को, और ये एक आयरिश राइटर हैं। कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? आंसर इज आयरलैंड। विच कंट्री अनाउंस्ड फेज्ड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोगैस ब्लेंडिंग? तो इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो फेज्ड मैनर में बायोगैस ब्लेंडिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको बताना है कि जो 1% का ब्लेंडिंग स्टार्ट होगा ये 5% तक कौन से ईयर में पहुंच जाएगा? विच कंट्री लॉन्च्ड Malingyong-1 स्पाई सैटेलाइट? ये सैटेलाइट किसका है? आंसर इज नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PABS मेंशन्ड इन द ड्राफ्ट पैंडेमिक ट्रीटी डिस्कशन? ड्राफ्ट पैंडेमिक ट्रीटी डिस्कशंस में जो PABS मेंशन्ड है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, आपको ये पूछा जा रहा है। तो PABS का फुल फॉर्म होता है पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम। इसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 10 ऑफ द ड्राफ्ट पैंडेमिक ट्रीटी, जिसमें कि मेंबर कंट्रीज को ये बोला गया है कि वो स्टैब्लिश करें एक मल्टीलेटरल सिस्टम एक्सेस के लिए और बेनिफिट शेयरिंग के लिए अंडर द PABS। फाइन, तो जो PABS स्टैंडर्ड मटेरियल ट्रांसफर एग्रीमेंट है उसमें एक मॉनिटरी ऑब्लिगेशन भी इंक्लूडेड होगा, जहां पे 10% की वैक्सीन और एंटीवायरल्स दी जाएंगी टू WHO एट अफोर्डेबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पैंडेमिक। और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने एग्री किया इस इन प्रिंसिपल को, जहां पे क्लैरिटी दी गई है उनकी गवर्नेंस के ऊपर एंड सिस्टम मेकिंग। ठीक है,
तो अगर आपसे पूछा जाए कि PABS का फुल फॉर्म क्या है, जो कि मेंशन्ड है ड्राफ्ट पैंडेमिक ट्रीटी डिस्कशंस में, तो आंसर इज पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम। चलिए कुछ हम एब्रिविएशंस देख लेते हैं। क्या किसी चीज़ का अगर आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाए तो कौन कौन से वो टर्म हो सकते हैं, उनको देख लेते हैं। What is the full form of ULIP that has been launched under National Logistics Policy? जैसा कि आप जानते हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी। इसमें ULIP का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। अगर आपसे पूछा जाए कि ULIP का फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर इज यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस पोर्टल। ये जो एब्रिविएशन है इसको जरूर याद रखिएगा। ना सिर्फ पूरा पूरा पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि इसमें L क्या चीज़ के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। What is the full form of DIA recently set up by the Department of Animal Husbandry and Dairying? यहाँ पे रिसेंटली नहीं होना चाहिए। जो DIA है ये सेटअप किया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने, और पिछले दिनों ये चर्चे में था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर, ठीक है। With reference to the process of vaccination, what is the full form of AEFI, which was seen often in the news? वैक्सीनेशन के रेफरेंस में आपको एक टर्म दिया है AEFI, आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ठीक है। और लास्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गगन, द सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम बाय DRDO। गगन का फुल फॉर्म क्या होता है? ये काफी आसान क्वेश्चन है एक्चुअली। GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन, ठीक है। तो यूजुअली आपके एग्जाम में पूरा वर्ड का फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता, यूजुअली आपसे सिर्फ किसी एक लेटर का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, तो इसीलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैप्टन फातिमा वसीम क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट। कैप्टन फातिमा वसीम, जिनकी पिक्चर आपने स्टार्टिंग में देखी थी, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ये कैप्टन फातिमा वसीम है, और यहाँ पे इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है जिसके अंदर में ये पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर बन चुकी हैं। कहाँ पे, आपको ये बताना है। तो कैप्टन फातिमा वसीम ने एक हिस्ट्री बनाई है बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर, जिनको कि डिप्लॉय किया गया एट एन ऑपरेशनल पोस्ट इन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। कौन सी है? द सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन बैटल स्कूल में रिगरस ट्रेनिंग के बाद इनको इंडक्ट किया गया है टू द पोस्ट एट पार्तापुर सेक्टर एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 15,200 फीट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ठीक है। तो ये जो इनकी पोस्टिंग है ये एक मेजर माइलस्टोन साबित हुई है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन द आर्म्ड फोर्सेज, राइट। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सियाचिन ग्लेशियर में जो पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर डिप्लॉय हुई हैं, इनका नाम क्या है, याद रखिएगा, कैप्टन फातिमा वसीम। नेक्स्ट कुछ हम वुमेन करंट अफेयर्स देख लेंगे। विच इंडियन वुमेन टुक द टॉप स्पॉट फ्रॉम इंडिया इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन 2023? कौन सी इंडियन वुमेन है जिनको टॉप स्पॉट मिला इंडिया की तरफ से? किसमें? फोर्ब्स की लिस्ट में ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन 2023 की जो लिस्ट इन्होंने जारी की थी उसमें। तो यहाँ पे आंसर है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। हाउ मेनी इंडियंस फीचर इन द BBC 100 वुमेन लिस्ट 2023? तो जो BBC 100 वुमेन लिस्ट जारी हुई थी उसमें टोटल 3 इंडियंस फीचर हुई थी। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इसमें दिया मिर्जा हैं जो कि एक एक्ट्रेस हैं, सेकेंड है आरती कुमार राव, और थर्ड हैं क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर। ये 3 वुमेन थी जिनको कि इस लिस्ट में फीचर किया गया था इंडिया की तरफ से। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च वुमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमेन कैंपेन? यूजुअली लोग समझते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। Which state is the host of Asian Women's Hockey Championship in 2023? कौन सा स्टेट है जो होस्ट रहा एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप के लिए? आंसर है झारखंड। अगर आपसे पूछा जाए किसको किस कंट्री ने जीता, तो आंसर है इंडिया। किसको हरा के जीता, तो आंसर है जापान, ठीक है। बिगेस्ट एसएफआ हु ब्रोक द वुमेन्स मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड इज फ्रॉम विच कंट्री? इन्होंने ब्रेक किया था वुमेन्स मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड 3-4 महीने पहले, और ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करती हैं? तो आंसर है एथियोपिया, ठीक है। नेक्स्ट है विच सिटी इज द लोकेशन ऑफ महाराष्ट्र फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क अंडर द एम्बिशियस PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान? तो PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत जो महाराष्ट्र का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क है, इसको कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है, आपको ये बताना है। तो जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है इसको बनाया जा रहा है नागपुर सिटी में, जो कि महाराष्ट्र में है, अंडर द एम्बिशियस PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, और इसी के साथ इसका नाम रखा गया है नागपुर MLLP, ठीक है। तो ये पहला ऐसा फ्राइट ट्रांजिट हब होगा स्टेट के अंदर,
और इसको डेवलप किया जा रहा है अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बाय द नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड। तो टोटल 150 एकड़ में ये फैला हुआ है विद रेल एंड रोड कनेक्टिविटी, और इसके लिए जो एलोकेटेड बजट है वो है 673 करोड़ रुपीज। फाइन। बेसिक एम क्या है? लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत करना या बूस्ट करना। ठीक है, तो कौन सी सिटी है जहां पे महाराष्ट्र का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है? आंसर है नागपुर, महाराष्ट्र। चलिए हम कुछ रिसेंट इनॉग्रेशन देख लेते हैं एक बार, जो हाल फिलहाल इनॉग्रेट हुए हैं या लॉन्च हुए हैं। विच कंट्री इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट अल दाफरा प्रोजेक्ट? अल दाफरा प्रोजेक्ट यूएई का है, और इसकी खास बात क्या है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट है। द AIFF FIFA Talent Academy was inaugurated in which Indian city? इस टैलेंट एकेडमी को कुछ दिनों पहले इनॉग्रेट किया गया था भुवनेश्वर सिटी में। Which state has inaugurated the विंध्या समीक्षा केंद्र? ये केंद्र स्टैब्लिश हुआ हिमाचल प्रदेश में। Which institution inaugurated its Zanzibar Africa campus in Tanzania? तो ये है IIT मद्रास। पहली बार किसी IIT ने ये डिसीजन लिया कि वो अपना एक कैंपस आउटसाइड इंडिया स्टैब्लिश करेंगे, तो IIT मद्रास ने अपना कैंपस बनाया है ज़ांज़ीबार में। ये कहाँ पे है? तंजानिया कंट्री में। सिमिलर जो इनिशिएटिव है ये IIT दिल्ली ने भी उठाया है। IIT दिल्ली ने डिसाइड किया है कि वो अबू धाबी UAE के अंदर अपना एक नया कैंपस बनाएंगे। India's first nano diammonium phosphate liquid plant has been inaugurated in which Indian state? इंडिया का पहला नैनो DAP प्लांट जो है वो स्टैब्लिश हो चुका है गुजरात स्टेट में। The payment security mechanism for e-buses that was recently in news is a joint initiative between India and Dash. तो जो पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है ई-बसेस के लिए जो आजकल चर्चे में है, ये जॉइंट इनिशिएटिव है कौन सी दो कंट्रीज के बीच में, आपको ये बताना है। तो ये एक्चुअली इंडिया यूएस पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है फॉर ई बसेस। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है बिटवीन द इंडिया एंड द यूएस गवर्नमेंट, जिसका एम है कि हम फैसिलिटेट कर सकें मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बसेस के डिप्लॉयमेंट को। तो बेसिक एम क्या है कि हम इंसेंटिवाइज कर सकें मैन्युफैक्चरर्स को कि वो अपने हब्स को सेटअप करें इंडिया के अंदर, और सारे जो फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं जो कि ई बसेस के द्वारा पोज होते हैं उनको हम एड्रेस कर सकें, और वाइड स्प्रेड अडॉप्शन जो है वो किया जा सके, जिससे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डीकार्बोनाइज हम कर सके। ठीक है, तो ये सब करेगा एज एन इंसेंटिव फॉर इंडियन एंड इंटरनेशनल OEMs, जिसमें कि स्टैब्लिश करेंगे ये मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया के अंदर, और ई बस इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो करेंगी इंडिया में। ठीक है, तो इसी के साथ जो ई बसेस का हाई अपफ्रंट कॉस्ट आता है और लोअर रेवेन्यू रियलाइजेशन आता है वो हम ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से अडॉप्शन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, और हम अनलॉक कर सकते हैं लगभग $10 बिलियन इन लैंडिंग टू मैन्युफैक्चर लगभग 38,000 ई बसेस अगले 10 से 12 सालों में। फाइन, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म ई बसेस के लिए है ये कौन सी दो कंट्रीज का इनिशिएटिव है? आंसर है इंडिया एंड द यूएस। चलिए कुछ जॉइंट इनिशिएटिव्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। JT60SA, the world's largest and the most advanced nuclear fusion reactor, is a joint initiative between the European Union and which other country? तो JT60SA दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। ये जॉइंट इनिशिएटिव है बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड जापान। सूर्य किरण इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? सूर्य किरण कौन से दो कंट्रीज के बीच में होती है? इंडिया एंड नेपाल। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 23? ये जो एक्सरसाइज है ऑस्ट्रा हिंद ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, और इस साल इसको होस्ट किया है ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने। ल्यूपेक्स इज द जॉइंट एफर्ट बिटवीन द इसरो एंड डैश। ल्यूपेक्स जॉइंट एफर्ट है इसरो और जक्सा का। जक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। GH4 India, which was seen in the news, is a joint venture company set up for pursuing which project? GH4 India के तहत कौन से प्रोजेक्ट को लिया जाएगा? तो ये बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज और वॉज द फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? तो कौन इसमें से पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ के? आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था रिवीजन फॉर्म में आई गेस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अजीत जोगी, दैट इज बी ऑप्शन। और किस वजह से ये ट्राइबल चीफ मिनिस्टर्स आजकल न्यूज़ में आ गए हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ में नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं विष्णु देव साई, और ये इस स्टेट के सेकेंड ट्राइबल लीडर हैं फ्रॉम छत्तीसगढ़ आफ्टर अजीत जोगी। ठीक है, और ये 5 टाइम MLA हैं फ्रॉम द कुनकुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन जाजपुर डिस्ट्रिक्ट
जिसमें कि एक लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन मौजूद है और ये जाने जाते हैं अपने लो प्रोफाइल को कीप करने के लिए, और पहले ये एक सिर्फ पंचायत मेंबर थे। तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है और जो डीप कनेक्शन है विद द लोकल कम्युनिटी, इसी वजह से इनको ये सीएम की पोस्ट दी गई है और इसी के साथ ये सेकेंड ट्राइबल चीफ मिनिस्टर बन गए हैं छत्तीसगढ़ स्टेट के। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है अजीत जोगी, और अजीत जोगी के बाद ये सेकेंड ट्राइबल चीफ मिनिस्टर है विष्णुदेव साय। कुछ पर्सनैलिटीज देखेंगे जो आजकल न्यूज में है। फर्स्ट है डोनाल्ड टस्क हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री रिसेंटली। डोनाल्ड टस्क कौन सी कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर हाल ही में बन चुके हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पोलैंड। पोलैंड के करंट में प्रेसिडेंट कौन है? अंडरजेज दूदा, और इन्होंने स्वर किया है डोनाल्ड टस्क को एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑन 13 दिसंबर। ठीक है, सिंपली आपको याद रखना है कि पोलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं। आंसर है डोनाल्ड टस्क। लालू होमा वॉज स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये हाल ही में मिजोरम के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। सारे लोग बताएंगे कि मिजोरम की पहली जो वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर बनी है उनका नाम क्या है। अनुमुला रेवंत हैज बीन स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट। ये तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर हाल ही में बने हैं। ल्यूक फ्राइडन इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ल्यूक फ्राइडन बन चुके हैं नए प्राइम मिनिस्टर लग्जमबर्ग कंट्री के। रॉबर्ट फिको हु वॉज सीन इन द न्यूज इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। रॉबर्ट फिको बन चुके हैं नए प्राइम मिनिस्टर स्लोवाकिया कंट्री के। क्रिस्टोफर लग्जन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। क्रिस्टोफर लग्जन नए प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड के। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट नमो भारत इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बिटवीन। इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट जिसका नाम है नमो भारत, कौन सी दो जगहों के बीच में इस्टेब्लिश हो रहा है, आपको ये बताना है। तो इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हो रहा है दिल्ली और मेरठ के बीच में, और इसका नाम रखा गया है नामो भारत आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इसको पहले नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम जो है वो नमो भारत हो चुका है। तो जो पहला स्ट्रेच होगा 82 किलोमीटर्स रैपिड रेल कॉरिडोर का बिटवीन सहीबाबाद टू दुहाई, ये ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी है। और जो नमो भारत है इसका एम क्या है? जो ट्रेवल टाइम है दिल्ली टू मेरठ का उसको कम करना बाय अराउंड 50 मिनट्स। ठीक है, तो ये एक तरह का गेम चेंजर हो सकता है जिसमें कि आपको फास्टर और सस्टेनेबल रीजनल कनेक्टिविटी मिलेगी थ्रू रेल। और ये जो नेम चेंज हुआ है ये कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मूव है बीजेपी गवर्नमेंट का टू लेवरेज द ब्रांड वैल्यू ऑफ पीएम मोदी अहेड ऑफ क्रूशियल स्टेट इलेक्शन। ठीक है, तो इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट जिसका नाम है नमो भारत, ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है बिटवीन दिल्ली एंड मेरठ। कुछ प्रोजेक्ट्स देख लेंगे जो आजकल न्यूज में है। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद यूनिक डिसेबिलिटी आईडी प्रोजेक्ट। कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि रिलेटेड है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी प्रोजेक्ट के साथ? यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखिए, जब भी कभी डिसेबिलिटी या पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ कोई भी स्कीम लॉन्च होगी उनके वेलफेयर के लिए, तो हमेशा आंसर रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सुचित्वा थीरम प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज वॉज लॉन्च बाय विच इंडियन स्टेट। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है केरला ने। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट फॉर विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया पहला अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट फॉर द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। बेन गुरियन कैनल प्रोजेक्ट इज अ प्रपोज्ड कैनल प्रोजेक्ट थ्रू विच कंट्री। ये जो प्रोजेक्ट है ये किस कंट्री का है? आंसर है इजराइल। Which country is funding India's hunger project and promote food security in Uttarakhand? इंडिया के हंगर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है नॉर्वे, और इसी के साथ ये उत्तराखंड में फूड सिक्योरिटी को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, What is the name of the joint military exercise conducted between India and the US Army Special Forces? इंडिया और यूएस आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के बीच में जो आजकल एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, आपको उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वज्र प्रहार, दैट इज डी ऑप्शन। और ये 14th एडिशन है इस एक्सरसाइज का जो कि दिसंबर मंथ में हो रहा है। कहाँ पे? आंसर है मेघालय स्टेट में। ठीक है, एम क्या है? बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना बिटवीन द स्पेशल फोर्सेस ऑफ बोथ द आर्मीज इन द एरियाज, जैसे कि ज्वाइंट मिशन प्लानिंग एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। फाइन, तो बेसिक एम क्या है? जो डिफेंस टाइज हैं और इंटरऑपरेबिलिटी है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, उसको और ज्यादा मजबूत करना। तो इंडिया और यूएस के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है वज्र प्रहार, और इसके लिए वेन्यू क्या है? आंसर है इंडिया मेघालय स्टेट। कुछ रिसेंट एक्सरसाइजेस हम रिवाइज कर लेंगे।
एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 2023 इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? मित्रा शक्ति होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच। विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन सी गार्डियन 3 बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज? सी गार्डियन एक्सरसाइज है चाइना और पाकिस्तान के बीच की। Which country hosted the 7th edition of joint military exercise Kaz-Ind 2023? Kaz-Ind इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होती है और इस साल के लिए वेन्यू कजाकिस्तान कंट्री रही। एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023 was organized between the armies of which countries? हरिमऊ शक्ति हम कंडक्ट करते हैं along with मलेशिया। ओके। Which countries jointly conducted a joint anti-submarine exercise called Silent Shark? साइलेंट शार्क नाम की एंटी सबमरीन एक्सरसाइज कंडक्ट की है यूएसए ने along with साउथ कोरिया। फाइन। सारे लोग कमेंट्स में बताएंगे कि नोमैडिक एलिफेंट इंडिया कौन सी कंट्री के साथ कंडक्ट करती है। Who was the president of the 2023 United Nations Climate Change Conference that is COP28? कौन प्रेसिडेंट रहा 2023 के यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के लिए? यहाँ पे आंसर है सुल्तान अहमद अल जाबर। ये एक अमीराती पॉलिटिशियन है और साथ ही मिनिस्टर हैं इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के, कहाँ पे? यूएई में। ठीक है। इसके अलावा ये हेड है यूएई के स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी के जिसका नाम है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। साथ ही ये प्रेसिडेंट रहे इस साल के COP28 के लिए। ठीक है। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, सुल्तान अहमद अल जबर। कुछ प्रेसिडेंट्स हम रिवाइज कर लेंगे जो न्यूली इलेक्टेड हैं। जोसेफ बोयकई हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जोसेफ बोयकई हाल ही में बन चुके हैं नए प्रेसिडेंट लाइबेरिया कंट्री के। जेवियर मिलेई who was seen in the news is the new president of which country? जेवियर मिलेई नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं अर्जेंटीना के। मोहम्मद मोइजो इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मोहम्मद मोइजो नए प्रेसिडेंट हैं मालदीव्स कंट्री के। डेनियल नोबोवा हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आंसर इज इक्वाडोर। और लास्ट है थर्मन शनमुगरत्नम हैज बीन स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच प्लेस? ये नए प्रेसिडेंट बने थे सिंगापुर कंट्री के। ठीक है। लास्ट में आएंगे रिजर्व्स ऑफ विच मिनरल वर फाउंड इन द रीजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द रिसेंट टाइम्स? कौन से मिनरल है इसमें से जिसका रिजर्व हमें मिला है जम्मू एंड कश्मीर के रीजी डिस्ट्रिक्ट से? तो फरवरी 2023 में अगर आपको याद हो तो लगभग लिथियम रिजर्व हमें 5.9 मिलियन टन्स का मिला था रीजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। और किसने इसको फाइंड आउट किया था? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ये डिस्कवरी क्रूशल क्यों थी इंडिया के लिए? क्योंकि जो लिथियम है ज्यादातर हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हमारा जो डिपेंडेंस था इंपोर्ट्स के ऊपर वो कम हो सकता था। और इसके अलावा इंडिया जो है अब्रॉड से अब भी लिथियम सोर्सेस को मंगाती है, जैसे कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जिसको आप काबिल के नाम से जानते हैं, ये एक स्टेट ओन्ड ज्वाइंट वेंचर है। ये अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है ऑफ सिक्योरिंग द लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना कंट्री। और रिसेंट स्टडीज के मुताबिक लगभग 5.9 लाख टन्स ऑफ लिथियम रिजर्व्स हमें चाहिए हर साल, जिससे कि हम इंडिया की इंटायर लिथियम डिमांड फॉर ईवी बैटरीज को फुलफिल कर सकते हैं अगले 50 साल में डोमेस्टिकली। ठीक है। और इससे हमारा सेल्फ रिलायंस कंप्लीट होगा, साथ ही जो इंपोर्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है एज द ईवी इकोसिस्टम वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है लिथियम। रिजर्व्स हमें मिले थे लिथियम के जम्मू एंड कश्मीर से, इसके रीजी डिस्ट्रिक्ट में। फाइन। चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट जिम्नोस्पर्म गार्डन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच इंडियन स्टेट? इंडिया का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन एस्टैब्लिश हो चुका है उत्तराखंड स्टेट में। Which state government recently approached the Supreme Court against capping of its borrowing limit by the center? कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है? क्यों? क्योंकि सेंटर ने इनकी बोरोइंग लिमिट के ऊपर एक कैप लगा दी थी। आंसर इज केरला स्टेट। Which 4 states constitute the Eastern Zonal Council which met recently under the Union Home Minister अमित शाह? देखिए जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल है उसमें टोटल 4 स्टेट्स आते हैं, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। ठीक है। तो जो 26th मीटिंग थी इस काउंसिल की वो हाल ही में हुई है पटना के अंदर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। यहाँ पे सारे मेंबर स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स मौजूद थे जहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया कुछ इंटर स्टेट इशूज को, और इसी के साथ यहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर भी मौजूद थे। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा स्टेट्स हो जाएंगे? आंसर इज बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स लाई? अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? सबसे पहले ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है स्मॉल आइलैंड और लो लाइन कोस्टल कंट्रीज की, और इन्होंने एक्चुअली हाल ही में क्रिटिसाइज किया है COP28 के ड्राफ्ट एग्रीमेंट को
इन्होंने ये कहा कि बहुत ज़्यादा ये ट्रांसपेरेंट नहीं है और कोई क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह से आप फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करेंगे, और क्योंकि स्मॉल आइलैंड्स जो होते हैं हमारे वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं टू द राइजिंग सीज एंड ग्लोबल वार्मिंग, और इसी वजह से इनको बहुत टेंशन होती है अपने सर्वाइवल को लेके। यही रीज़न है कि ये जो बॉडी है आजकल चर्चे में थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके करंट चेयरपर्सन कौन है तो याद रखिएगा इनका नाम, ये है सेड्रिक सुस्टर, ठीक है। ये एक ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन है फ्रॉम द पैसिफिक आइलैंड नेशन ऑफ समोआ, ठीक है। तो ये जो है इनके चेयरमैन है, करंट चेयरपर्सन है, और इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है न्यूयॉर्क में। बोईता बंदाना इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये जो फेस्टिवल या ये जो इवेंट है ये सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा स्टेट में। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, और जिस तरह से हम पुराने क्वेश्चंस को यहाँ पे रिवाइज करते हैं आई एम श्योर कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। हमारी पूरी टीम इस कंटेंट को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत करती है, और पुराने क्वेश्चंस को इस तरह से ढूंढ ढूंढ के हम निकालते हैं, और पीछे ऐसा नहीं कि हम 1-2 महीने के क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं, सिर्फ हम पीछे का लगभग 3-4 महीने का करंट अफेयर्स लेके चल रहे हैं एक साथ। तो आई होप कि जो आपका स्कोर है मॉक टेस्ट में या फिर जो आप एग्जाम देते हैं उसमें वो डेफिनेटली इंप्रूव हो रहा होगा। तो प्लीज़ आप अपना रिव्यू ज़रूर लिखा करिए कमेंट्स में। अगर आपने कोई मॉक दिया या आप किसी भी एग्जाम में गए और आपने वहाँ पे ये पाया कि जीके टुडे के करंट अफेयर्स की वजह से आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो काफ़ी अच्छा रहा, तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर हमारे कमेंट्स में लिखा करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन हो सके आपके लिए फर्दर और अच्छे वीडियोज़ क्रिएट करने की। साथ ही जो आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं वो भी फिर मोटिवेट हो सकेंगे और अच्छी पढ़ाई करने के लिए। तो चलिए फिर आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे आपकी टर्न है इनका आंसर बताने की। वीडियो को पॉज करिए और हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मैंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.